हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा द टॉपिक इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी कि हार्ट के अंदर जो सिक्वेंशियल घटनाएं हो रही हैं उनका स्टडी करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज़ द हार्ट फंक्शन। एक्चुअली ये जो हमारा हार्ट है ये कैसे फंक्शन करता है, लेट अस टेक ए लुक। आइए देखते हैं। टू बिगिन विद ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। जब हमारा हार्ट मान लीजिए आपके सामने है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, आप डिज़ाइन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बात को सिर्फ समझना है। ये चैम्बर हैं, चारों चैम्बर आपके हैं और ये चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में है। रिलैक्स स्टेज मीन्स ये वॉल्व ओपन होंगे, ये भी वॉल्व ओपन होगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो हमारी आर्टरी और एओर्टा जो है इसमें भी जो वॉल्व हैं वो क्लोज्ड होंगे, इनके वॉल्व क्लोज्ड होंगे। अभी आगे बात आपको समझ में पूरी आ जाएगी। तो टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स एंड दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल। क्या होता है ये जॉइंट डायस्टोल? जॉइंट डायस्टोल का मतलब है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स स्टेज में होते हैं। रिलैक्स मतलब या तो एट्रिया रिलैक्स होगा और या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ रहे ना। तो जब ये जॉइंट डायस्टोल में है मींस सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स हैं। अब होगा क्या, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे वेना केबा, जो हमारी वेना केबा है वो ब्लड को लेके आ रही है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ब्लड को लेके आ रही हैं। इधर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस केस में ये ब्लड आपका इस चैम्बर में आएगा, ये वाला ब्लड भी इस चैम्बर में आएगा करस्पॉन्डिंग। यानी कि ये जो लंग से ब्लड आ रहा है और ये वाला ब्लड कहां से आ रहा है, टिश्यू से आ रहा है। तो टिश्यू वाला ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, राइट एट्रिया में, और ये वाला लेफ्ट एट्रिया में। समझ पा रहे हैं? ये चूंकि रिलैक्स है इसलिए ब्लड को ऑब्टेन कर रहा है, ब्लड को रिटेन कर रहा है, ब्लड को ले ले रहा है। और करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल में भी पहुंच जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी। ये वाला वॉल्व उस समय क्लोज्ड होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व उस समय क्लोज्ड होगा क्योंकि कहीं ब्लड निकल ना जाए। यस, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व ओपन होगा, जिससे कि पल्मोनरी वेन और वेना केवा कहाँ लाएगी, राइट एट्रिया में, और पल्मोनरी वेन कहाँ लाएगी, लेफ्ट एट्रिया में। लिखा भी है फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो किस में ले जाएगी, लेफ्ट एट्रिया में, और जो हमारा वेना केवा है वो ले जाएगा राइट एट्रिया में। इसी समय सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज्ड एट दिस स्टेट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है, क्लोज्ड है। तो अगर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूं कि ज्वाइंट डायस्टोल के कंडीशन में क्या क्या होगा, तो यस थोड़ा सा वेट करें, यहां पे आपको मैं लिख देता हूं। ज्वाइंट डायस्टोल में पहला पॉइंट, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होगा, क्लोज्ड होगा। दूसरा पॉइंट, जो हमारा ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्या होगा, ओपन होगा। और तीसरा पॉइंट, एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल ये रिलैक्स स्टेज में होंगे और सब में ब्लड फिल हो रहा होगा। ये पॉइंट हमारे 4 हो गए जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इनका जो वक्त है, ज्वाइंट डायस्टोल का जो वक्त है वो 0.4 सेकेंड का होता है। मेरी बात को रिटेन रखोगे तो बड़ा आराम रहेगा। आगे लिखा है कि ऐसे नोड SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड यहां से मैक्सिमम ब्लड तो यहां आ गया है, उसके बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम ब्लड आने के बाद यहां क्या होगा, फिर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर कोशिश करी जाएगी कि जैसे होता ना कि आप कपड़े को धुल के किसी तार पे या कहीं पे हैंगर पे आप टांग देते हैं तो मोस्ट ऑफ द वाटर उसमें से निकल जाता है, उसके बाद आप निचोड़ देते हैं,
समझ रहे ना, कि जो बचा खुचा हुआ वो भी आ जाए। सेम केस यहाँ पे है। अब उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ये अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो जो कुछ ब्लड होगा वो बाद में और आ जाएगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल के बाद एक दूसरी घटना होती है जिसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बात को समझना। लिखा है कि ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, जिसे आप सिस्टोल कहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड बचा होगा वो ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। यानी सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में। तीन ही केस हमको पढ़ना है सर, तीन ही केस पढ़ना है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, हार्ट के फंक्शन की अगर आप बात करें तो हार्ट के फंक्शन में सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो यही आती है कि चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल से ही कार्डियक साइकिल शुरू होती है, यह बात आप याद रख लीजिएगा। कार्डियक साइकिल का जो वक्त है वो 0.8 सेकेंड का होता है। अभी मैं आपको निकलवा के दिखा दूंगा कि एक्चुअल में आता कैसे है, बिल्कुल चिंता ना करें। तो चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में है। ब्लड आपका राइट एट्रिया में आ रहा है, वाया टिश्यू से होते हुए वेना केवा से पहुंच रहा है। यस, ये वेना केवा यहां लिखा हुआ है, ये ले जाएगा राइट एट्रिया में, और जो पल्मोनरी वेन है ये ले जाएगी लेफ्ट एट्रिया में, और ब्लड फिल हो रहा होगा। और उसी समय याद रखना, उस समय सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड है और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा ब्लड। उसके बाद अब इस समय सारा का सारा ब्लड, मैक्सिमम ब्लड कह लीजिए, सारा का सारा नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। अब ज्वाइंट डायस्टोल में मैक्सिमम ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ गया, लंग से वाया पल्मोनरी वेन पहुंच गया, वेंट्रिकल में पहुंच गया, टिश्यू से सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट एट्रिया से होते हुए। अब थोड़ा सा ब्लड यहां बचा हुआ है, उस ब्लड को भी लाना है। तो उसके लिए क्या, पकड़ के निचोड़ दो आप अपने एजम्पशन से, मतलब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ऐसे नोड से जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये मैंने ग्रीन पेन से दिखा रखा है, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो निचोड़ने के बाद थोड़ा बहुत जो ब्लड होगा वो भी आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओवरऑल ऑल ब्लड फिल्ड इद वेंट्रिकल नाउ। किस घटना के बाद? एट्रियल सिस्टोल के बाद। एट्रियल सिस्टोल के दौरान भी याद रखिएगा सारी बातें, सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड होंगे और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। क्लियर? चलो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और सेमिलुनर क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब सुनिए, दिस इज, मार्क करिए पहले इस पॉइंट को। क्या लिखा? दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। ये जो हमारा सिस्टोल हुआ है, जिसे हमने एट्रियल सिस्टोल का नाम दिया है, एट्रियल सिस्टोल। पहले हमने आपसे क्या कहा? ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या हुआ? इस समय चारों चैम्बर रिलैक्स थे और ब्लड, मैक्सिमम ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच गया वाया एट्रिया से होता हुआ। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? जो रिमेनिंग ब्लड था, रिमेनिंग ब्लड जो हमारा था वो भी कहां आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, ये बहुत छोटी टाइम की घटना है, 0.1 सेकेंड। और ये जो ज्वाइंट डायस्टोल था ये कितना था? 0.4 सेकेंड की घटना है। अब सुनिए, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। यानी 70% ब्लड तो पहले ही आ गया था, और जो 30% ब्लड था वो और आ गया, 30% जो कुछ था वो आ गया। द एक्शन पोटेंशियल, अब सुने, एक्शन पोटेंशियल हमारा ऐसे नोड से होता हुआ कहां जाएगा? ए बी नोड में, और देन ए बी बंडल में। कहां जाएगा? ए बी वेंडल में, और वेंट्रिकुलर साइड में वाया बंडल ऑफिस या ए बी बंडल कह लीजिए, और वह परकिंजे फाइबर से होता हुआ पूरा कहेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या? सुनिए, आपको मैं चल के दिखाता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। देखिए, अब यहां पे राइट वेंट्रिकल में आ गया कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। इस एओर्टा से हम ब्लड को कहां ले जाते हैं? टिश्यू के पास। और इस आर्टरी से कहां ले जाते हैं? लंग्स के पास। किसके पास ले जाते हैं?
लंग्स के पास। यस, अब अगर वेंट्रिकल अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ब्लड पहुंच जाएगा जहां से हम लाए थे ब्लड को। बॉडी टिश्यू को ब्लड वापस भी तो करोगे ना, प्यूरिफाई करके, ठीक है। अच्छा, तो बॉडी टिश्यू को ये ब्लड भेजेंगे और इधर से ब्लड भेजेंगे लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए। यानी अगर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, लेकिन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक बात का ध्यान रखना है, ये वाला वॉल्व अब क्लोज होना चाहिए। ये वाला वॉल्व क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, और ये वाला वॉल्व ओपन होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये वाला वॉल्व अगर क्लोज नहीं होगा तो ब्लड वापस चला जाएगा, जो कि नहीं भेजना है। बात समझ रहे हैं? पूरी बात मिटा दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे फिर से बना के दिखाऊंगा। यस, देखिए, द एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाई एबी नोड। पिछला लेक्चर याद करिए, एसए नोड से एबी नोड, देन उसके बाद एबी बंडल, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट इट्स थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। पूरे वेंट्रिकल में चला जाएगा। दिस कॉज, ये क्या कॉज करेगा? वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है हमारा, ये 0.3 सेकेंड की घटना है। कितनी? 0.3 सेकेंड की। जब इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो पहला काम क्या होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व है ये क्लोज्ड होंगे। क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। देखते हैं, लिखा है कि एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रिया डायस्टोल में रहेगा लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एट्रिया डायस्टोल में है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों क्लोज करना है? क्योंकि अगर ये क्लोज्ड नहीं होगा तो ब्लड वापस चला जाएगा। ड्यू टू अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, वापस ना चला जाए इसलिए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, फर्दर सेमिलुनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, allowing the blood and ventricle to flow through the vessels in the circulatory pathway। पूरी बात क्लियर होनी चाहिए एकदम, बहुत स्पष्ट तरीके से। हम एक डायग्राम बना के आपको दोबारा इस बात को समझाना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा हार्ट है, आप इसे हार्ट समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे चारों चैम्बर है, ठीक है। चलो, ये हमारा राइट एट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। चारों रिलैक्स स्टेज में होंगे जिस समय, ध्यान से समझना, चारों रिलैक्स स्टेज में होंगे जिस समय ब्लड हमारा सबका सब यहां पहुंच गया। जो कुछ था, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया एट्रियल सिस्टोल, इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो बचा खुचा ब्लड यहां आ गया, ठीक है। अब इस वेंट्रिकल को हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है, इस वेंट्रिकल को भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है। इस अवस्था के लिए सबसे पहली घटना, इस वाल्व का बंद होना जरूरी है और इस वाल्व का ओपन होना जरूरी है। ये लाइन थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। पहला पॉइंट यही है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड होना चाहिए। अब ये हमारा ब्लड यहां जाएगा और ये हमारा ब्लड यहां जाएगा। एओर्टा जो कि लेफ्ट साइड में है इसमें ब्लड जाएगा, और आर्टरी जो कि राइट साइड में है इसमें ब्लड जाएगा करस्पॉन्डिंग। पॉइंट, यस, यही पॉइंट था कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होना चाहिए जिससे कि ब्लड वापस एट्रिया में ना जा पाए। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस द फर्दर सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड फोर्स्ड ओपन, allowing the blood into the ventricle to flow through the vessels into the circulatory pathway। आगे चले जाएंगे जहां इनको जाना होगा।
द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, दिस इज, ये पूरा स्टेप था हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड. Then ventricle now relax known as ventricular diastole. At the ventricular pressure falls causing the closure of seminal valve. जैसे ही ventricular pressure घटेगा तुरंत सेमिल्यूनर valve closed हो जाएगा, which prevent the backflow of blood in the ventricle, जिससे कि वापस blood ventricle में ना पाए. As the ventricular pressure decline further, tricuspid and bicuspid valve pushed open pressure in the atria exerted by blood which was being emptied into them by the veins. जो कुछ आया था वो ब्लड फिर से आ जाएगा. The blood now once again moves freely to ventricle. The ventricle and atria now again in the relaxed and joined state as earlier, जैसे पहले थे वैसे फिर हो जाएंगे. Soon SA node generates a new action potential and event described above are repeated in the sequence in the process continue. इसके बाद फिर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. यानी पहली घटना ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरी बात एस्ट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये तीन घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. मैं पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से बोल जा रहा हूं, आप सिर्फ सुन लीजिए. क्या, सबसे पहला हमारा जो हार्ट या हमारा जो चैम्बर है, मैं पूरी बात यहां से हटाने जा रहा हूं. जो हमारा हार्ट है, जो हमारा चैम्बर है, चारों चैम्बर हैं वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं. इसे हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं. इस समय हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ब्लड हमारा फिल हो रहा होता है हार्ट में. अच्छा, जब पूरी तरीके से ब्लड फिल हो जाएगा उसके बाद ऐसे नोट, यानी ज्वाइंट डायस्टोल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐसे नोट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और जो हमारा एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नोन एज एट्रियल सिस्टोल. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 30% जो ब्लड था वो भी आ जाएगा वेंट्रिकल में. उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल था ऐसे नोट से होता हुआ, AB नोट से होता हुआ, AB बंडल से होता हुआ वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा. इससे क्या होगा, बात को फिर समझें, इससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंटिन्यू करेगा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इसका एक नया नाम देते हैं. जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड हो जाते हैं और एक आवाज आती है, दिस इज नोन एज लब. इसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही शुरू होता है, याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही शुरू होता है और ये वाल्व क्लोज होते हैं तो दिल में आपके पहली बार आवाज आती है, दिस इज लब. वो लब नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कुछ और लब है. ये वाला लब नहीं है, ये वाला है, LUBB लब इसको बोलते हैं. कब, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय ये आवाज आती है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. अब इससे क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ध्यान से आपको आंखों को बंद करके सुनना है मेरी बात जो मैंने पढ़ाया है. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा कनेक्टेड होता है, राइट वेंट्रिकल से आर्टरी कनेक्टेड होती है, दोनों में सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं. ये वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड अब एओर्टा और आर्टरी में करस्पॉन्डिंग साइड में चला जाएगा. बॉडी टिश्यू को और लंग्स को ब्लड पहुंच जाएगा. उसके बाद जो हमारा, उसके बाद की घटना सुनिए. उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था ये खत्म हो जाएगा. वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे तो इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल. जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना शुरू होगा, याद रखिएगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना शुरू होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही शुरू होगा, वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व. ये फिर से क्लोज होंगे, ये वाले क्लोज होंगे, सेमिल्यूनर वाल्व, और इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड. सेकेंड हार्ट साउंड, और इसका नाम होता है डब. दिस इज लब एंड दिस इज डब. समझ पा रहे ना? तो यस,
दोनों सवाल मैंने दोबारा आपको बताया, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब सेमिनर वाल्व क्लोज होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड होता है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। उसके बाद जब ये वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़े एट्रिया भी आपका रिलैक्स होगा, उस समय फिर से ब्लड फिल होगा जे ज्वाइंट डायस्टोल के बाद, और उसके बाद एसए नोड फिर कहेगा, यस लिखा है, एसए नोड अगेन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, फिर से वही घटना होगी, ब्लड सारा का सारा पहुंच जाएगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओवरऑल पहली घटना ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरी घटना एट्रियल सिस्टोल, तीसरी घटना वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल में लगता है 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल में लगता है 0.1 सेकेंड, और टोटल लगता है 0.8 सेकेंड। आप जोड़ लेना 0.4, 1.5 एंड 0.3, 0.8। तो कार्डियक साइकिल का जो वक्त है वो कितनी देर का होता है? कार्डियक साइकिल, साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घटना तब तक चलती रहती है जब तक एक व्यक्ति जिंदा रहता है। आइए ये डायग्राम आपको दिखाएं। देखिए आपके सामने यहाँ पे है, शुरुआत कर रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल से। मींस क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए इस समय वेंट्रिकल्स जो हमारे हैं ये रिलैक्स हैं। क्या हैं? रिलैक्स हैं। और एट्रिया भी अंदर वाला है, ये वाला भी देखिए, ये इतना, यहां पे भी एट्रिया भी रिलैक्स है। क्या है? एट्रिया भी रिलैक्स है। आप जरा देखते, ये पूरा 0.8 सेकेंड यहां पे हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अब देखिए आधे समय में यहां से लेके यहां तक, आप देखिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक पूरा जेडी है, ज्वाइंट डायस्टोल। इस समय ये वाला देखिए आप, ये वाला भी रिलैक्स स्टेज में है, पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में है, और इधर एट्रिया भी इतने में रिलैक्स स्टेज में है। दोनों रिलैक्स स्टेज में, कोई कॉन्ट्रैक्शन कहीं नहीं हो रहा है, पूरा डिब्बा खाली है, आराम फरमा रहे। अब क्या हुआ? पहली घटना क्या हुई, ध्यान से समझिए। ब्लड फिल होना शुरू हुआ। किसमें? वेंट्रिकल क्या है इस समय? देखिए ये स्टेज क्या है? वेंट्रिकल क्या है इसमें? वेंट्रिकल यहां भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल यहां भी रिलैक्स है, यहां रिलैक्स है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है, ज्वाइंट डायस्टोल में जो सारा का सारा ब्लड फिल हो गया, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। अभी वेंट्रिकल रिलैक्स है, जब सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में भर जाएगा। कितनी देर की घटना है ये एट्रियल सिस्टोल? 0.1 सेकेंड। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एट्रिया में, उसके बाद एट्रिया आराम फरमाएगा। मैं पूरा डायग्राम यहां से मिटाने जा रहा हूं। ये देखिए यहां पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल। अब यहां पे शुरू हो रहा है क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही शुरू होगा तुरंत फर्स्ट हार्ट साउंड आपको मिलेगा, फर्स्ट हार्ट साउंड होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन फिर से होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस समय ब्लड पंप कर दिया जाएगा बॉडी में, और फिर ये रिलैक्स स्टेज में आएंगे। जैसे ये रिलैक्स में आएगा उस समय आपका सेमील्यूनर वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, और ये कौन सी आवाज आएगी? सेकेंड हार्ट साउंड। आपको यहां मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं फिर से, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने कहा जो कार्डियक साइकिल है हमारी, सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में कितना वक्त लग रहा है? यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक है 0.4 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल कितने वक्त का है? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकेंड। अब आपसे कुछ सवाल और पूछ लिया जा सकता है। एट्रियल डायस्टोल कितने वक्त का है? एट्रियल डायस्टोल तो इसमें आएंगे 0.7 सेकेंड। ये देखिए यहां से लेके पूरा 0.7 सेकेंड तक एट्रियल रिलैक्स में है। दूसरा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने वक्त का है? वेंट्रिकल कितने देर तक आराम करता है? तो दिस इज द 0.5 सेकेंड। कुछ लोग कह रहे तो बहुत समय हो गया। अरे नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है,
ठीक है, बाकी तो सब कोइंसाइड कर रहा है। आप ध्यान से देखें तो बहुत से वक्त ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ये आपको याद रखना है, पूरी कार्डियक साइकिल से आपको पता चल जाता है कि किस समय क्या हो रहा होगा। ये पूरा आपका कार्डियक साइकिल है। अब मन में कुछ सवाल आपके और भी होंगे, उन्हें हम आगे फॉलो करेंगे। यस, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये जो सिक्वेंशियल है, जो लगातार चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। या तो वेंट्रिकल और एट्रिया आराम करेंगे, रिलैक्स होंगे, डायस्टोल में होंगे या सिस्टोल में होंगे। एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्ट बीट 72 पर मिनट, दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट। आपको मालूम है 72 टाइम हमारा हार्ट धड़कता है 1 मिनट में। तो अगर आप चाहें तो 72 से अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.8 सेकेंड का होगा। यहां से आपकी कार्डियक साइकिल की वैल्यू आ जाती है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, याद करिए, मान लीजिए हमारा हार्ट था और जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लीजिए ये हमारा वेंट्रिकल है, तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, एक वेंट्रिकल। तो ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईच वेंट्रिकल पंप अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 70 ml इसकी वैल्यू होती है। कितनी? 70 ml। एक वेंट्रिकल एक बार में जितना ब्लड पंप करता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे हार्ट का कार्डियक आउटपुट बताइए, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट से कितना निकल रहा है, तो यस देखते हैं। देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना ब्लड, यानी ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया गया है, तो कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होगा? हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट कितनी? 72। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 5000 ml के आसपास आएगा। लगभग मैं बोल रहा हूं, यानी 5 लीटर। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 7 7 49 49 5040 के आएगा, तो 5 लीटर आप कर लीजिएगा। लिखा है एवरेज 5000 ml या 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। दो वैल्यू यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। एक आपके पास है कार्डियक आउटपुट, एक हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप होता है 1 मिनट में, और दूसरी वैल्यू हमारी है स्ट्रोक वैल्यूम। स्ट्रोक वैल्यूम भी आपसे खूब पूछा जाता है। एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया हुआ ब्लड क्या कहलाता है? स्ट्रोक वैल्यूम। कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कितना होती है वैल्यू? 5000 ml। तो कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वैल्यूम, टोटल वैल्यू आ गई 5 लीटर। क्लियर? चलो एक सवाल और खूब पूछा जाता है कि द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वैल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हमारे शरीर के पास ये क्षमता होती है कि वो क्या क्या बदल सकता है। देखिए, एबिलिटी टू अल्टर मतलब चेंज कर सकता है। वो स्ट्रोक वैल्यूम को बदल सकता है ज़रूरत के हिसाब से, हार्ट रेट को घटा बढ़ा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, और इसलिए कार्डियक आउटपुट को भी घटा बढ़ा सकता है। स्ट्रोक वैल्यूम हो सकता है किसी एथलीट्स में बढ़ जाए तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन। जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, एथलीट्स वगैरह आपने सुना होगा, जिम्नास्टिक वगैरह, तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनमें
कार्डियक आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता है। आप ये बात शायद खूब अच्छे से समझ भी रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? कार्डियक आउटपुट की, जिसे बदला जा सकता है, जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसे अल्टर किया जा सकता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो हमने पीछे समझाया है वही है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ट्रू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। तो हार्ट से जो आवाज आती है उसे हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। अक्सर आप लोग इसी के लिए परेशान हैं, भगवान करे आपको सबको मिले। स्टेथोस्कोप अच्छा भी लगता है पहनने के बाद। तो द फर्स्ट हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आता है ये? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। किस समय? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर। यस, तो फर्स्ट हार्ट साउंड ये कब मिलता है हमें? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड होते हैं। किस समय? ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकेंड हार्ट साउंड कब मिलता है? ये याद होना चाहिए, समझना जरूर, रटना मत। जब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड होता है। कब? ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यस, कब? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। किस समय? वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जब शुरुआत होती है तब। एक सवाल और भी है कि दीज साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ये जो आवाज है जिसे डॉक्टर सुनता है और उसके बाद कहते हैं सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे दोनों आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस आवाज में अगर कोई डिफेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू एनी डिफेक्ट, अगर उसको कभी इस आवाज में कोई अंतर लगता है, ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन वाल्व, अदर साउंड ऑब्जर्व्ड या अदर साउंड प्रोड्यूसेस, और इसको बोलते हैं मसमस। एमबीबीएस जब करना तो समझ जाओगे आप बहुत कुछ। दिस इज कॉल्ड मसमस। अगर मैं उन्हीं पॉइंट पे बात करता हूं जिस पे एनसीईआरटी कुछ आपसे पूछ सकती है, यह एक पॉइंट बन सकता है कि कैसे ये क्लिनिकल डायग्नोसिस करता है। तो अगर कोई और आवाज आ जाएगी, इस वाल्व में कोई डिफेक्ट होगा तो हल्का सा अलग आवाज आएगी। दिस वॉइस इज कॉल्ड मसमस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी टेक्निकल चीजें हैं यहां पे जिनको आपको समझना था। ओवरऑल एक सवाल इस पे मैं और आपसे डिस्कस क्या करूंगा, एक बात आपको कॉन्सेप्ट से और बताऊंगा। जैसे फर्स्ट हार्ट साउंड हमारा हो गया लव, उसके बाद क्या होगा हमारा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है। यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत हुई तभी हमको फर्स्ट हार्ट साउंड मिला। यस या नो? फर्स्ट हार्ट साउंड मिला। क्लियर? अब उसके बाद, और ये वक्त कितना लगा यहां पे? 0.3 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा? दूसरी आवाज आएगी, डब। कब आएगी ये दूसरी आवाज? कब आएगी डब वाली? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत होगी। यस, ये पॉइंटर है, यहां पे ये वाला पॉइंटर है, यही मुझे आपसे बताना था। दिस इज सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आएगी? लव। क्लियर? इसमें कितना वक्त लगना है जल्दी बताइए? 0.5 सेकेंड। इससे भी तो मैंने कार्डियक साइकिल साबित कर दी। और ये हो गया हमारा लव, अगेन लव। दिस इज द कार्डियक साइकिल। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान शुरुआत में हमारा सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड होता है, सेमील्यूनर वाल्व, और डब की आवाज आती है। लब किसकी वजह से? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। अनगिनत बार ये बात हमने पढ़ी। अगर आप कार्डियक साइकिल समझ गए हैं तो आपके लिए ईसीजी समझना बेहद आसान होगा, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुश्किल होगा। आइए देखते हैं ईसीजी। ईसीजी कुछ और नहीं है। ईसीजी जानते हैं क्या है?
हम पहले वही आपको पढ़ाते हैं। ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। यानी जो कुछ अभी पढ़ के आए हैं वही दोबारा समझाना है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up a monitoring machine that show voltage trace on the screen and makes the sound. ये पीप पीप की आवाज़ आपने सुनी होगी और उसके बाद पीस करके देर तक करता है और पेशेंट अंडरगो कार्डियक अरेस्ट। किस अवस्था में चला जाता है? कार्डियक अरेस्ट में। दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर आता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए, कार्डियोग्राम, होश में रहिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको ऑब्टेन्ड होता है, is used to obtain electrocardiogram is a ECG। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जैसे टेलीग्राम एक मशीन है, टेलीग्राफ एक कंटेंट है। चलो छोड़ो, आइए तो पहले मार्क करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें ऑब्टेन करना, ये होता क्या है? अब ये ऊपर वाली बात नहीं बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में आपने गए होंगे, वहाँ पे आप टेलीविज़न या मॉनिटरिंग मशीन पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कि उसमें सब शो करता है, तो वो एक अलग मसला है। ईसीजी आप सब समझते हैं आज के युग में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर जो जो एक्टिविटी हो रही है, वही एट्रियल सिस्टोल, वही वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वही वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उन्हीं चीज़ों को दोबारा मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, जल्दी से बात करता हूं। तो टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, ये लीजिए आपके सामने डायग्राम, ये आपके पास है। अब इसके बारे में आप खूब पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में, हम यहां पे बहुत थोड़ी सी बात करेंगे। PQRST, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे आपको याद करना है कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, कितनी इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट होगा? 3 इलेक्ट्रिकल लीड। और इसमें से ध्यान रखिएगा, जो आपकी 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, तो 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, समझ रहे ना, कलाई में और लेफ्ट एंकल में, तो दोनों कलाई में और लेफ्ट एंकल में जोड़ दिया जाता है। तो 1 to each wrist and the left ankle, नीचे पैर में। That continues to monitor the heart activity. For a detailed evolution of the heart function, multiple lead are attached to the chest region. अगर बहुत, ये सवाल याद रखिएगा, अगर डिटेल्ड इवोल्यूशन चाहिए हार्ट का तो मल्टीपल लीड्स लगा दी जाएंगी चेस्ट रीजन में। वैसे दोनों कलाई में और लेफ्ट एंकल में। ये अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मल्टीपल लीड का इस्तेमाल करेंगे, और ये कौन से रीजन में लगाएंगे? चेस्ट रीजन में। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का छोड़ना नहीं। तो फॉर डिटेल स्ट्रक्चर एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर इन द चेस्ट रीजन आर गिवन। अब आगे, ईच पीक इन द ईसीजी is identified with the letter from P to T correspond to the specific electrical activity of the heart। यहाँ पे प्रत्येक एक्टिविटी आपसे कुछ ना कुछ कह रही है, और सवाल नीट में बच्चों यही पूछा जाता है कि कौन सा, ध्यान रखना कि कौन सी पीक क्या कह रही है, खूब पूछते हैं यहाँ पे। मेडिकल एग्जाम का कोई मतलब नीट में आज तक या मेडिकल में AIPMT में जब होता था, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ना कभी P पूछ लेंगे, कभी QRS पूछ लेंगे, कभी T पूछ लेंगे, आप पूछेंगे क्या है ये। तो बस दोनों बातों को सीख के रखना, मेरे पॉइंट को याद रखना, आगे हम अभी समझा देंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या हुआ, ग्राम क्या है, कितनी लीड्स इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल लीड्स कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये बात याद होनी चाहिए। आइए, P वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, जो भी हमारी एपिथेलियम है या जो भी जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं। जब वो रिलैक्स होंगी
तो पोलराइज्ड होंगे। अब जब हमारा हार्ट एक्साइट स्टेज में होगा, मतलब पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जो हमारी पी वेव है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी पी वेव है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को शो करती है। इससे क्या होगा, आपको याद दिलाऊं मैं, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद पहली घटना क्या हुई थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अगर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो जाए, पहली घटना, क्योंकि हम ज्वाइंट डायस्टोल तो यहां दिखा नहीं पाएंगे, तो पहली घटना जो पी वेव है उसने क्या रिप्रेजेंट किया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब आप बताइए, अगर एट्रिया डीपोलराइज होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब पी वेव ने क्या रिप्रेजेंट किया, शुरुआत देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यहां पे जो हमारी पी वेव है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एट्रियल सिस्टोल। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये देखिए एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है। या ये भी ना बोलिए, ये अच्छा वर्ड नहीं है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा एट्रियल सिस्टोल। इसका रिजल्ट है आर, रिजल्ट है एट्रियल सिस्टोल। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यस, शुरुआत हुई पी वेव, तो ये मार्क कर लीजिएगा। और एक बात, आप इसे डीपोलराइजेशन कहें या ये भी हर ऑप्शन पूछा गया है यहां पे, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। आप एक्साइटेशन कहें या डीपोलराइजेशन कहें, तो यस, पी वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। इसका परिणाम होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। आपको सबको पता है यहां पे जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं कि सबसे पहली घटना कार्डियक साइकिल में क्या हुई थी। अब मुझे याद दिलाइए, मुझे आपकी जरूरत है। सबसे पहली घटना हुई थी ज्वाइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। याद आया? तो पहली घटना हमने क्या रिप्रेजेंट करी भाई, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या हुआ, तो सब कुछ रिलैक्स है, पोलराइज्ड है, क्या बता रहा है, कुछ नहीं। तो यस, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव या एक्साइटेशन कहिए, और इसका परिणाम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप एग्जाम में कभी भूल ही जाएं तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आइए ये देखिए, हमारी एक वेव है क्यू, एक दूसरी वेव है आर, एक और है एस। तो क्यू आर एस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस ये रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। और इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए जल्दी से, इसका रिजल्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पी वेव ने क्या रिप्रेजेंट किया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। रट लीजिए, अगर समझ में नहीं आता तो, इतना इंपॉर्टेंट है, हर सवाल आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, रिजल्ट क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल। अगेन क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिजल्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आइए देखते हैं। यस, QRS complex represents depolarization of ventricle। QRS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यस, विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स अ वेरी, ये शुरुआत करता है बच्चों, ये इनिशिएट कर रहा है। देखिए ये क्यूआरएस क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, और अब देर तक चलेगी ये घटना। समझ पा रहे हैं ना, देर तक चलेगी ये घटना। बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है, ये अलग से इसलिए डायग्राम में लेके आया हूं कि आप बात को समझें। ये देखिए पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब तो आपको याद हो गया होगा, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, परिणाम एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, परिणाम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत। क्लियर, चलते हैं, बिल्कुल रटना मत, समझ लेना चीजों को।
आगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये क्यू के थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है। फिर से मैं बात करूं, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एक्साइटेशन, और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और इससे हमारा ब्लड करस्पॉन्डिंग लंग्स में और टिश्यूज में पहुंच जाएगा। अब ये वाला पॉइंट, क्यू के थोड़ी देर बाद, ये देखिए क्यू के थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है। क्यू के थोड़ी देर बाद शुरू होता है प्रोग्राम, यहां से समझ पर ना, आप किधर से भी चीजों को समझें। क्यू के थोड़ी देर बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्यू के थोड़े समय बाद। ठीक है, तो भैया घोल के पी जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। नेक्स्ट आइए, लास्ट वेव इसमें आपकी है टी वेव। तो टी वेव रिप्रेजेंट्स रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन, एंड एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ध्यान से समझना, मैं इसी लाइन को आपको दिखाने चल रहा हूं। टी वेव रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स? वेंट्रिकल हमारा एक्साइटेड से नॉर्मल हो जाएगा। यह सवाल आपको रट लेना है, याद कर लेना है। दूसरा, एंड ऑफ टी वेव, यह बच्चा बिना इस डायग्राम के समझ ही नहीं सकता। ये देखिए, एंड ऑफ टी वेव, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिए, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स सिस्टोल। ये लाइन एनसीईआरटी की थी, इसीलिए इस डायग्राम को लेके आया हूं, प्लीज एक बार जरूर समझना। ये देखिए, कह रहे हैं एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू कहां से हुआ? चलिए दिखाता हूं आपको, पूरा हटा दे रहा हूं। यस, एंड ऑफ टी वेव, ये क्या है? एंड ऑफ टी वेव है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ये क्या एंड कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। प्लीज ये सवाल याद होना चाहिए। क्यूआरएस के बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यूआरएस का रिजल्ट क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होगा यहां? वेंट्रिकल एक्साइटेड हो जाएंगे। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रिया एक्साइटेड हो जाएगा, पूरा अच्छे से लिख दिया जाए लास्ट में। पी वेव एट्रिया एक्साइटेड, ठीक है, रिजल्ट एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकल एक्साइटेड, क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बात और, टी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट? सवाल नोट करना, टी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या टी वेव रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा वेंट्रिकल है ये एक्साइटेड से नॉर्मल अवस्था में चला जाए। और एंड ऑफ टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ टी वेव ये एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ये ग्राफ आपको बहुत आसान कर देगा, सब कुछ बहुत ही आसान कर देगा अगर आप पी वेव क्यूआरएस टी सबको समझ जाए। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको मन से आंसर करना है खुद से। क्यूआरएस का रिप्रेजेंट करता है, क्या रिजल्ट है? टी वेव का रिप्रेजेंट करता है, और एंड ऑफ टी वेव का रिप्रेजेंट करता है। ये सारे सवाल के आंसर आपको हर समय याद होने चाहिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं, आप बोलिए पी वेव का रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप खुद आंसर बोले, रिजल्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल का एक्साइटेड से नॉर्मल होना। और एंड ऑफ टी वेव का मतलब क्या है? एंड ऑफ टी वेव का मतलब, लास्ट में चलते चलते लिख देता हूं, एंड ऑफ सिस्टोल। और वो भी कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकल का। ठीक है, ऑब्वियसली द काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ इंडिविजुअल। क्यूआरएस को अगर हम काउंट करें तो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल को काउंट कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को काउंट कर सकते हैं, और जितना वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उतनी ही हार्ट बीट होगी। क्लियर? तो द ECG obtained from different individual have
roughly the same shape for given lead configuration and any deviation from the shape indicate a possible abnormality or disease. कोई भी अगर अंतर इस शेप में आता है तो इसका मतलब डिजीज है, वो मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना, वो आप एमबीबीएस में पढ़िएगा कि अगर कोई भी डेविएशन अगर यहाँ पे है तो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। अगर आपको कोई पढ़ाता है तो वो मिसगाइड कर रहा है, एग्जाम में नहीं आएगा। वो अपनी नॉलेज आपको दिखाएगा जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जानना है तो आप गाइड एंड पढ़िए। इट इज़ ऑफ ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है जिससे कि हम हार्ट की एक्टिविटी को अच्छे से पहचान पाएँ। तो ये तो थी हमारी पूरी कार्डियक साइकिल और ईसीजी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, कार्डियक साइकिल की भी और ईसीजी की भी। नेक्स्ट टॉपिक में डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।